हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। रैंकर मेकर में आप लोगों का स्वागत है। तो हम जैसा कि देख रहे थे कि एनसीईआरटी सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, और एनसीईआरटी में हम लोग ये एनसीईआरटी चल रही है आपके, और चैप्टर नंबर 3 पे पहुंच गए। ठीक है, तो आप लोग जिसने भी अभी इसको नहीं देखा होगा तो 1 से लेके 2 तक देख सकते हैं। उसके बाद ये चैप्टर नंबर 3 आएगा आपका, जो आरंभिक नगर के बारे में दिया गया है। किसके बारे में? तो आरंभिक नगर है, इसमें क्या क्या थे उन सब के बारे में हम देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। एक स्टोरी रहती है, देखिए इसमें कुछ नहीं है, और मेरा टारगेट है कि 26 मई तक जो आपका यूपीएससी का एग्ज़ाम होना, जब तक आपकी सारी चीज़ें कवर करा दी जाए, है ना। तो आप लोग बने रहिए साथ में, कवर तो सारी चीज़ें हो जाएंगी, ऐसा कुछ है नहीं कितना कुछ होता है। तो यहाँ पे शुरू करते हैं हम अपनी एनसीईआरटी, और एनसीईआरटी में आज का टॉपिक है लेसन 3 आरंभिक नगर, पुराने भवन का संरक्षण। इसमें देखेंगे क्या था, 2 बच्चों की कहानी से शुरू होता है कि कैसे क्या होता था। इसमें जसपाल और हरप्रीत अपने घर के पास की गली में क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग क्या कर रहे हैं, कुछ लोग उस खंडर घर की तारीफ कर रहे थे, और किसी गली के बच्चे मोथाबा घर कहा करते थे। मतलब सिंपल ये कह रहे हैं कि कुछ बच्चे उस घर की तारीफ कहते थे और करते थे, और कुछ लोग क्या कहते थे, मुथा घर कहते थे, भूता घर था। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, हो जाता है कभी कभी। तो कुछ बच्चे क्या कहते थे, उसको भूता घर कहते थे। तो ये भूता घर और ये खंडर, अब इसी के डिफरेंस करके बच्चों को समझना है। एक ने कहा इसकी वास्तुकला को देखो, वास्तुकला मतलब उसकी आकृति किस काल में बना था, कैसे से सारी चीज़ें। तो उसका दिमाग सही चल रहा है कि देखते हैं क्या वास्तुकला थी। क्या आपने कहीं लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्काशी देखी है? आपस में डिस्कस कर रहे हैं। दूसरी महिला ने कहा देखो, यहाँ खूब लड़के ही हैं, लेकिन महिलाओं को यहाँ पे एनसीईआरटी फॉलो करती है, हर जगह लड़की जैसे सेंटेंस मिलेंगे, जेंडर यहाँ पे वो फीमेल को डिफाइन करेंगे। हमें मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि वह इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत कराने की व्यवस्था करें। देख रहे हैं, अभी पुरानी चीज़ें, और पुरातत्व विभाग की ओर सोच रहा है कि हम मंत्री को लिखेंगे, मंत्री जी थोड़ी आगे करेंगे। मंत्री जी ठीक है, वहाँ से लोकेलिटी के हिसाब से उसको मरम्मत कराएंगे, बट इसका संरक्षण कौन करेगा? पुरातत्व विभाग से टीम आएगी। तो हमें नेक्स्ट लिखा है, यह सब सुनकर जसपाल और हरप्रीत सोचने लगे कि इस पुराने खंडर से लोगों का इतना लगाव क्यों हो रहा है, क्यों रहता है या क्यों हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों को हम देखते हैं। नेक्स्ट आगे आपका हड़प्पा की कहानी शुरू होती है। तो हड़प्पा की कहानी को देखते हैं। देखिए, इसको मैंने स्लाइड में 11 स्लाइड में आपका डिफाइन किया है, और इसको धीरे धीरे कवर कर लेते हैं। तो हड़प्पा की कहानी देखते हैं क्या है। अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। हाँ, सिंपल से आप सुनते हैं ना, जितना पुराना खंडर है ना, वो पुरानी अपनी कहानी बताता है। लगभग 150 साल पहले, है ना, कितने, लगभग आपके जो 100 साल पर 150 साल पहले की बात है। 150 साल पहले पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। तो ये ध्यान है आपको, है ना, डलहौजी के टाइम पे देखेंगे तो कहाँ पे, पंजाब में बिछाई थी। तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पूरा स्थल मिला, है ना। वहाँ से ईंटें निकाल रहे थे, तो जैसे ज़रूरत पड़ी उसकी मिट्टी खोदी, ईंटें निकली। तो फिर धीरे धीरे उसमें देखा कि उसको एक आकृति बनी निकलती आ रही थी, इस वजह से उसको रोक दिया गया। तो वहाँ पे क्या हुआ, तो इस काम को जुटे इंजीनियर को अचानक हड़प्पा पूर्वस्थल मिला, जो आधुनिक पाकिस्तान। तो ये हमें ध्यान रखना है कि ये आधुनिक किसमें, ये आधुनिक आपका पाकिस्तान पे है, वर्तमान पाकिस्तान में। उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडर है जहाँ से अच्छी ईंटें मिलेंगी। यह सोचकर भी हड़प्पा के खंडरों से हज़ारों ईंट उखाड़ ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई। ओके, तो इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई थी और कोई बची हुई थी। अब देखेंगे क्या करती थी। इसके लगभग 80 साल बाद, कितने, 80 साल पहले पुरातात्विक ने इस स्थल को ढूंढा, और तब पता चला कि यह खंडर, मतलब आज से 80 साल पहले, उस समय नहीं थे, अंग्रेजों ने कुछ दिमाग नहीं लगाया, वो तो केवल ईंटों खुदवा रहे थे और लेते गए। तो आज से लगभग 80 साल पहले हम बोल सकते हैं कि पुरातात्विक ने इस स्थल को ढूंढा, और तब पता चले कि यह खंडर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। समझ रहे, भारत एक उपमहाद्वीप है, और इसके सबसे पुराने खंडरों में से आपकी सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता कहलाती है। चूँकि इस नगर की खोज सबसे पहले थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरातत्व स्थलों में जो इमारतें और चीज़ें मिली थी, उन्हें हम हड़प्पा सभ्यता की इमारतें
कहा गया था। ओके, इन शहरों का जो निर्माण था लगभग 4700 साल पहले हुआ था। तो ये पॉइंट हमें ध्यान देना है कि जो हड़प्पा सभ्यता शहरों का निर्माण की बात करें तो लगभग यहाँ पे 4700 साल पहले की बात कर रहे हैं। बट चीज़ों को हम और देख सकते हैं कि कहाँ से, देखो 150 साल, थोड़े फैक्ट जो मिल रहे हैं उनको ध्यान देना। लगभग आज से 150 साल पहले क्या हुआ था, पंजाब में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। और उसके बाद और आज से 80 साल पहले की बात करेंगे तो क्या हुआ था, वहाँ से इसकी जब जो पुरातत्वविदों ने इसकी जांच की तो उनको ये साक्ष्य मिले। और 4700 साल पहले ये सारी चीज़ें, इमारतें बनी होंगी। इन्होंने एक आइडिया लगाया है। तो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं हम लोग क्या है। पहला होगा, दूसरे स्लाइड पे आते हैं क्या है। चलिए, इसमें लिखा है कि आपका प्रायः पुरानी इमारतों को छोड़कर, अच्छा दिख रहा है क्या आप लोगों को? जी, क्लियर होगा, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। हाँ, चीज़ें दिखेंगी जब भी आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं। प्रायः क्या था इसमें कि पुरानी इमारतों को छोड़कर उनकी जगह नए भवन बनाए जाते थे। क्या तुम्हें लगता है कि पुरानी इमारतों को सुरक्षित रखना चाहिए? बताइए, ये अपनी थिंकिंग के लिए हाँ रखना चाहिए, क्यों नहीं रखेंगे भाई? ये तो सारी चीज़ें, पुरानी चीज़ों को मतलब एक धरोहर के रूप में इनको देखा जाता है। सरकार भी इनको धरोहर, विश्व धरोहर में रखे जाते हैं ना। तो इन नगरों की जो विशेषता क्या थी वो हमें देखना है। तो इन नगरों में से कई तो दो या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था, या प्रायः पश्चिमी भाग छोटा था। तो ये पॉइंट हमारे लिए कि पश्चिमी भाग यहाँ पे छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना हुआ था। तो आप देखेंगे जैसे पूरा पश्चिम में इसको डिफाइन करेंगे, लेकिन पश्चिम भाग छोटा था लेकिन वो ऊंचाई में ऊपर था। ओके, और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन यह निचले इलाके में था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर या दुर्ग कहा। तो ऊंचाई वाले भाग को क्या कहा था इन्होंने? नगर या दुर्ग कहा था। और निचले हिस्से को निचला नगर। ठीक है, तो नगर, दुर्ग मतलब एक टीले ही होते थे, हम बोल सकते हैं किले होते थे, ऐसे समझ सकते हैं आप आराम से। नगर, निचले हिस्से को नगर का। एक कहानी आप सीधा सा रिलेट कर सकते हैं, जैसे राजा का किला होता था ना, तो राजा के किले में क्या होता है कि वो सबसे ऊंचाई पे उसका रहेगा और प्रजा कहाँ रहेगी? नीचाई पे। तो जो ऊंचा हो गया दुर्ग हो गया, मतलब टीले हो गए, और नीचे हिस्से पे क्या, नगर कह देंगे हम इसको। दोनों हिस्सों की चार दीवारियाँ पक्की ईंटी की बनाई जाती थी। इसकी जो ईंटें इतनी अच्छी पकी थी कि हजारों साल बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी हैं रही हैं। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे जिससे कि दीवारें खूब खूबसूरत रहें। मतलब ऐसा नहीं था कि आज के समय में जो लोग पलस्तर कर देते ना, छाप मारते, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं थी। उस टाइम पे ईंटों की डिज़ाइन इतनी अच्छी थी कि वो ऐसा इतना अच्छा लगता था और काफ़ी मजबूत थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कुछ नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था। तो तालाब आप देखेंगे, अभी बताएंगे आपको किस टाइप का तालाब। उसमें सीढ़ी, उतरने के लिए सीढ़ी थी, है ना, नहाने के लिए जगह थी, कपड़े चेंज करने के लिए वहाँ पे जगह बनी हुई थी। तो मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था जिसे हम पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा गया था। तो उसी का नाम क्या दिया गया था आपका? महान स्नानागार। ये कहाँ था? तो आपका ये मोहनजोदड़ो से मिला था। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। ईंट भी लगी थी इसमें, प्लास्टर भी किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टिक के ऊपर चारकोल, तो किसकी? पानी के रिसाव के लिए प्लास्टिक के ऊपर इन्होंने चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी और चारों ओर कमरे थे। अभी जस्ट मैंने आपको बताया। तो वो कमरे किस लिए थे? कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी उससे कुएं से निकाला गया जाता था। तो इसमें जो पानी भरने के लिए पानी को कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर से स्नान किया करते थे। समझ रहे हैं? मतलब हो सकता है कि राजा लोग या कोई बड़े बड़े लोग वहाँ पे, क्योंकि विशिष्ट नागरिकों की यहाँ बात कर रहे हैं कि विशिष्ट नागरिक यहाँ पे स्नान करते थे। कालीबंगा और लोथल की बात करते हैं। तो कालीबंगा और ये आपका लोथल, ये बहुत महत्वपूर्ण स्थल हैं दोनों। जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले, तो जहाँ संभवतः यज्ञ, मतलब कहाँ से? कालीबंगा और लोथल से आपके अग्निकुंड मिले जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। यही तो आशा लगाया जा सकता है भाई, अग्निकुंड मिल रहा है, किसके लिए यूज होते हैं? आज भी घर पे देखते हैं कुंड बना के हवन किया जाता है। तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले। भंडार गृह मतलब जहाँ पे ये अपने खाने के संग्रह की चीज़ों को इकट्ठा करते थे। तो ऐसे संग्रह भी मिले। चलिए थोड़ा मैप देख लेते हैं क्या है इसमें। इसमें ऊपर थोड़ी दो लाइनें लिखी हैं, 2-4 लाइनें, इनको देख लें। ये नगर आधुनिक पाकिस्तान, पंजाब और सिंध प्रांत के। हाँ, जब हम अपने भारत के नक्शे की बात करेंगे, जब भारत का आप नक्शा बनाएंगे
तो ये इस टाइप का जब बनेगा तो इधर का जो पूरा पार्ट है अब ये पाकिस्तान अफगानिस्तान में चला जाता है। तो ये नगर आधुनिक पाकिस्तान और पंजाब प्रांत, तो कुछ पंजाब का आधा हिस्सा पाकिस्तान चला गया, तो पंजाब और सिंध प्रांत, तो भारत के गुजरात में, तो गुजरात में इधर आ जाएगा ना, लोथल है। राजस्थान, तो राजस्थान भी यहीं आएगा ना, राजस्थान गुजरात वही थोड़ा ऊपर नीचे। और हरियाणा के हिसार साइड में मिलता, हरियाणा हो गया और पंजाब प्रांतों में मिले। इन सभी स्थलों में पुरातात्विविदों को अनोखी वस्तुएं मिली हैं, जैसे कि मिट्टी के लाल बर्तन भी मिले यहीं से जिन पर काले रंग के चित्र बने होते थे। अब ये देखेंगे घड़े पे नहीं बनाते, अभी की डेट में भी आते हैं कि घड़े आते हैं उन पर आकृतियाँ बना देंगे। तो यहाँ पे मिट्टी के बर्तन मिले, उन पर काले रंग की आकृतियाँ, यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे किस रंग की आकृतियाँ थी, तो काले रंग की आकृतियाँ थी। ठीक है, काले बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने थे। हाँ, और पत्थर के बांट मिले, बांट जो अभी पहले देखो आप अगर 20-25 साल पहले जाएंगे तो अभी भी गाँव में कुछ बेचने आते थे तो पत्थर का एक बांट रखते थे, पत्थर की बांट मिले, मोहरें मिली, मनकी मिले, है ना, तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड भी मिले। पत्थर के लंबे ब्लेड मतलब जिनको वो हथियार के रूप में यूज करते थे, शिकार करने के लिए यूज करते थे, कुछ काटने के लिए यूज करते थे। ओके, तो ये आपका मानचित्र है। तो देखो यहाँ से ये मैंने जस्ट अभी आपको जो बताया उसी का एक काटा हुआ पार्ट है, ये पश्चिमी भारत का पार्ट है। अगर आप इसको कंप्लीट करना चाहते हैं तो कंप्लीट देखिए हम आपको करते हैं। यहाँ से इसी मैप को और ऐसे ले जाएंगे तो ये आपका इधर चला जाएगा, बट ये हमारा ऐसा जो हम बना रहे थे ना भाई, ये पश्चिमी एरिया बन गया, यही तो है। तो यहाँ पे देखो अच्छा दिखाना भी है तो थोड़ा डीप करना पड़ेगा। तो ऊपर आपकी वो 5 नदियाँ हैं, कल की क्लास में बताया था मैंने, कल परसों की झेलम है, चिनाब है आपका, ठीक है, रावी नदी हो गई, तो ये हड़प्पा क्षेत्र में है। फिर राखी गढ़ी कालीबंगा वहीं मिलता है। फिर आपका गमेरी वाला जगह है, ये आपका चूहंदड़ो हो जाएगा, धौलापीरा सरकोटदा ये भारत में, लोथल भी भारत में। ये आपका सोतका कोई मोहनजोदड़ो और ये सिंधु नदी, और ये आपके ये सब कहाँ चले गए, पाकिस्तान क्षेत्र में हो गए थे। ठीक है चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, स्लाइड नंबर 3 को। चलें, इसमें क्या है देखो, ये आपका अभी महान स्नानागार की फोटो, अभी जैसे बात हुई ना, देखो ये सीढ़ियाँ बनी है यहाँ पे उतरने के लिए। कहाँ पे, ये देखो यहाँ पे सीढ़ियाँ हो गई, ये है ना, यहाँ से ये जो उतर रहे हैं वो सीढ़ियाँ हो गई आपके। तो सीढ़ियों के बाद फिर यहाँ पे जो कमरे बने हैं जहाँ पे हम कह रहे हैं एक विशेष लोगों को नहाने के लिए स्थान भी हो सकते हैं, क्योंकि कुएं से इसमें पानी डाला निकाला जाता था, फिर लोग नहाते। हम बोल सकते हैं इस टाइप का जो मॉडर्न वो बनता है ना आपका बाथ टब, है ना, तो वही चीज़ है ना, स्विमिंग पूल समझ सकलिए। तो स्विमिंग पूल कौन बनवा पाते भाई, बड़े बड़े पैसे वाले लोग, ऐसे उस टाइम पे जो लोग थे वो उन्हीं के लिए था ऐसा। ठीक है, तो ये आपके भवन, नाले और सड़कें देखते हैं। हड़प्पा के नगरों में ईंटों की जो चिनाई थी इस टाइप से की जाती थी, देख लीजिए। तो ये इस टाइप की ईंटें की चिनाई वो आज भी होती है, लेकिन देखिए कितनी सीक्वेंस है, क्या ज़रूरत है, इनको लग रही है प्लस्तर की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है कहीं कहीं करा लिया, लेकिन विशाल स्नानागार में इसलिए उन्होंने कराया था कि पानी का रिसाव रोक सके, है ना। तो यहाँ पे देखो इस टाइप की आज की डेट में प्लस्तर होता है, उनकी ज़रूरत नहीं। तो इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिल होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था, जैसे मॉडर्न टाइम में भी होता है, सबके घरों में स्नानागार होता है। कुछ घरों में कुएं भी होते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले, मतलब नाले को, जो नाले अभी मॉडर्न टाइम में भी ढक दिए जाते ऐसे थे, इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया गया था। तो देख रहे हो, मतलब एक अच्छी वो था आपका नगरीकरण था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से आपका नीचे साइड जा सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मैन होल बनाए गए थे, जिनके जरिए उनकी देखभाल और सफाई की जा सके। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। आज के समय ऐसा नहीं होता ना, क्योंकि रोड बन गया फिर सरकार कहती जाओ सीवर लाइन बिछाओ, बना हुआ रोड फिर से उखाड़ेंगे, है ना। तो पहले के लोग बड़े समझदार थे, नहीं आज के लोग भी हैं, वही मॉडर्न टाइम का ही पिछला भी था। हम बोल सकते हैं कि अब मॉडर्न पे पिछले के तरीका फॉलो कर रहे हैं। मतलब घर की नाली मैन नाली से जोड़ेंगे, फिर चैम्बर बनाते थे, उसमें चैम्बर का फिर जो ढलान होता था वो आपका कहाँ जाता था, एक बड़े नाले की ओर, कि पानी आसानी से निकल सके। यहाँ पर वर्णित घरों और पिछले अध्याय में वर्णित घरों में तुम्हें क्या अंतर दिखाई देता है, कोई 2 अंतर बताना है, आप इसको लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं।
स्लाइड नंबर 4 में लिखा है कि नगरीय जीवन कैसा था इनका, तो वो हम देख लेते हैं नगरीय जीवन क्या चल रहा था। तो हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती थी। देखो लाइन अंडरलाइन करने की कोई जरूरत नहीं, जहाँ पॉइंट आएंगे हम वो आपको बताएंगे, बकाया आप बस रीडिंग करिए। और एनसीईआरटी आपकी रीडिंग के लिए कुछ इसमें वो नहीं है, एक अंडरस्टैंडिंग बेटर समझ बढ़ाने के लिए है। तो हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती थी, रहा करती होगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते होंगे, एक टाइप से इंजीनियर ही होगा ना। ये संभव तो यहाँ के शासक थे, यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेज कर दूर दूर से धातु, तो क्या कहा, ये धातु और बहुमूल्य पत्थर, मतलब जो मार्बल्स उस टाइम के थे, और अन्य उपयोगी चीज़ें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों तथा सोने चांदी से बने आभूषणों जैसे कीमती चीज़ों को अपने पास रखते होंगे, सिंपल सा रखते होंगे, अभी भी लोग रखते हैं। तो पहले के राजा महाराजा लोगों को हम देख सकते हैं, नॉर्मल से कोई भी थे, सोने चांदी जो आभूषण है इनको रखते थे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे। लिपिक मतलब जो मोहरों पर तो लिखते ही थे और शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई। मतलब अगर हम बात करें हड़प्पा सभ्यता की या आपकी सिंधु घाटी सभ्यता, यहाँ से जो भी साक्ष्य मिले लिखे हुए थे मिले, लेकिन कहीं ना कहीं उनको पढ़ा नहीं जा सका। ऐसा नहीं मिले थे। देखो यहाँ कह रहे हैं कि यहाँ पे लिपिक थे। लिपिक क्या, मोहरों पे जैसे अगर अभी कोई भी आप रिंगिंग कुछ पहन रहे हैं या कोई कुछ भी बनवा रहा है तो उसमें कुछ आकृतियाँ दे देता है। अब जो लॉकेट आते हैं लोग गले में पहन लेते हैं तो उसमें आकृतियाँ नाम लिख रहे हैं ना, तो एक लिपिक भी कहेंगे। और वो ऐसा नहीं कि मोहरों पे ही लिख रहे थे, और भी चीज़ों पे लिखते होंगे, बट उनकी ये सारी चीज़ें लिखे जो होते वो बच नहीं पाई, सारी चीज़ें नष्ट हो गई हैं। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे। तो शिल्पकार थे, स्त्री पुरुष तो रहेंगे, जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्रा भी करते थे और वहाँ से उपयोगी वस्तुएं लाते थे, और साथ ही लाते थे सुदूर देशों की किस्से कहानियाँ, है ना। एक राजा था मिस्र देश में, एक राजा रहता था, कहानी सुने होंगे। तो दूसरे देश में जाएंगे वहाँ की कहानी भी सुनेंगे ना, कि वहाँ का राजा ऐसा है, लोग डरते हैं, तो सारी चीज़ें अपने घर पर सुनाते होंगे। और वस्तुएं भी लाते होंगे, जैसे अभी भी आप कहीं ना कहीं जाएंगे तो क्या करेंगे, वहाँ की चीज़ों को लाते हैं। कि जम्मू कश्मीर गए, वैष्णो देवी गए, आप कहीं भी गए तो वहाँ की कुछ चीज़ों को लाते हैं, आपस में फिर बांटते हैं, है ना, भाईचारा प्रेम बढ़ता है उससे। तो बच्चे को लिए खेलने के लिए चीज़ें आती हैं। तो यहाँ पे भी लिखा है कि काली मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले जिनसे बच्चे खेलते होंगे। हाँ खेलते होंगे, आप लोग भी बचपन में खेले होंगे। ट्रैक्टर, ट्राली, जो भी है ना, लड़कियाँ हैं वो मिट्टी के बर्तन बनाएंगी और उसमें फिर खाना परोसा जाएगा, वो एक अलग ही दिन थे। तो नगर में रहने वाले लोगों की एक सूची बनाना है, कैसे नगर में लोग रहते थे। और क्या इसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो मेहरगढ़ जैसे गाँव में रहते थे, बताने इस टाइप की चीज़ें। तो ये कुछ और आकृतियाँ हैं आपकी, देखो इस टाइप के, ये आपकी ये नालियाँ बनी, हम कह सकते हैं कि नालियाँ हैं, इनको पाट दिया जाता था, ये नाला टाइप का बना है ना, घर से निकली हो। और ये आपका मोहनजोदड़ो की एक सड़क और उसमें बना नाला, ये नाला देखो ये इस टाइप से ऐसे पानी जाए, चैम्बर बना है। तो चैम्बर अभी तक वर्तमान में जैसे सीवर कहते हैं, है ना। ऊपर एक कुआं है और बाईं ओर नीचे हड़प्पा की एक मोहर है। अच्छा हो सकता है ये कुआं है, ठीक है। इसके ऊपर एक मोहर है। उपमहाद्वीप में पाए गए लेखन का यह प्राचीनतम उदाहरण है। विद्वानों ने इसे पढ़ने की कोशिश की, लेकिन अभी तक यह पढ़ नहीं चल पाया है, पता नहीं चल पाया, ऐसे समझ लीजिए। इसका अर्थ क्या है, तो दाईं ओर और नीचे की पक्की ईंटें के खिलौने हैं। तो ये खिलौने हैं आपके, और आपकी जो दाईं ओर ये चीज़ें दिख रही, तो ये आपकी ये मोहर, लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सकता। देखो आकृति थी, सांकेतिक भाषा कुछ भी हो सकती भाई, जिसको जिसमें समझ में आ रहा है, उनका जो समुदाय था उसी टाइप की लैंग्वेज यूज करेंगे। अभी क्या, जो अंग्रेज है तो अंग्रेज लैंग्वेज यूज करेंगे, उनके जो समुदाय में वो उसको आसानी से समझ लेंगे, है ना। उर्दू वाले उर्दू करेंगे, हिंदी वाले हिंदू। घर में बच्चा भी होता ना तो सांकेतिक लैंग्वेज पहले समझ लेता है, नहीं बोल पर सबकी एक लैंग्वेज, आपके सोच रहे जो बोल रहे हैं लोग हैं या जो सुन नहीं सकते देख नहीं सकते, नहीं सबकी एक लैंग्वेज है, तो वो सांकेतिक लैंग्वेज जिसे कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं स्लाइड 5। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, इसमें लिखा है कि नगर और नए शिल्प क्या थे। तो हमें नए नगर और नए शिल्प के बारे में देखना है क्या क्या थे, तो और डीप कर लेते हैं इसको। चलिए बस देखना चाहिए, मेरा मतलब ये है। आओ अब कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई और पुरातत्वविदों को जो चीज़ें वहीं मिली हैं उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी।
तांबे और कांसे और से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। भैया बनाए जाएंगे, है ना। सोने चांदी के तो आज भी बनाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि तांबे और कांसे से औजार, ठीक है, हथियार, गहने और बर्तन। अभी भी कुछ चीज़ें तांबे कांसे की आती हैं, वो बनाए जाते थे। सोने चांदी से आपके गहने भी बनाए जाएंगे, बर्तन भी बनाए जाते होंगे। यहाँ मिली सबसे अधिक आकर्षक वस्तुओं में मनके, बाँट और फलक थे। तो जो आकर्षक वस्तुएं थे वो मनके थे, बाँट थे, फलक थे। देख लेते हैं क्या है, ये किस टाइप के दिख रहे हैं ना, देखते चलना है इसे। थोड़ा इसको साइड से पढ़ लेते हैं, फिर नीचे करना पड़ेगा। ऊपर लिखा है कि पत्थर के बाँट देखो, हाँ इस टाइप के ये बाँट हैं आपको, ये जो दिख रहे होंगे ये आपके पत्थर के बाँट हैं। तो ये बाँट हैं, कितने ध्यान से और उपयुक्त तरीके से इन बाँटों को बनाया गया है। इन्हें चट पत्थर से बनाया गया, अभी चट पत्थर से बनाया गया। इन्हें शायद बहुमूल पत्थर और धातुओं को तोलने के लिए बनाया गया होगा। हो सकता है बहुमूल पत्थर बड़े बड़े पत्थरों को तोलने के लिए, या उन बहुमूल पत्थरों से बनाया गया, क्योंकि उनको धातुओं को तोलने के लिए बनाया गया था। ठीक है। मध्य में बाएं मन के, और ये मध्य में आपके बाएं मन के, इनमें से कई कार्नेलियन पत्थरों से बनाए गए थे। पत्थर वाले मन के देखेंगे, जो बंजारे लोग आते पहने रहते तो उस टाइप के मन के थे। पत्थरों को काट कर तराश कर मनके बनाए गए, इनके बीच छेद किए गए, है ना, ताकि धागा डालकर बनाए जा सके, चीज़ों को परोया जा सके। अभी ब्रासलेट टाइप की कुछ चीज़ें आती हैं, उनको धागा डाल के बनाया जाता है। मध्य में दाएं और आपके पत्थर के धारदार फलक हैं। ये आपके धारदार फलक हैं, मतलब ये क्या करते हैं, ये किसी चीज़ को काटने के लिए, कुछ भी करने के लिए, ऐसी चीज़ें हैं ना, तो उसके लिए ये आपके मन के थे। तो हड़प्पा सप्ताह के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। इन आयताकार पृष्ठ नंबर 25 का बता रहा है कि मोहरों पर सामान्यतः जानवरों को चित्र मिलते थे। जितने भी आपको आयताकार चीज़ें मिलेंगी, इस पर जानवरों को चित्र मिलेंगे। और हड़प्पा सप्ताह के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। किसी मिट्टी थी, लाल मिट्टी थी, और जिससे वो मिट्टी के बर्तन बनाते थे, लेकिन उस पर खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन काले रंग की डिजाइन करते थे। ये ध्यान देना, आपको क्या देना है कि काले रंग की डिजाइन थी और खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे। चलिए, तो नीचे दाएं कढ़ाईदार वस्त्रा एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति जो मोहनजोदड़ो से मिली थी। इसमें उसे कढ़ाईदार वस्त्र पहने दिखाया गया। हाँ देख लीजिए भैया, ये देखना, जैसे उस टाइम के लोग अभी अब मूवियों में देखते हैं योद्धा होते हैं, तो ऐसे ही तो पहने रहते हैं। तो इनकी एक वस्त्र की आकृति दिख रही है और कढ़ाईदार वस्त्र दिख रहे हैं कि ऐसे ऐसे डिजाइन के कपड़े पहनते थे। वहाँ से एक मूर्ति मिली, उसी से आइडिया लगा है ना। तो अध्याय 2 में तुमने जिन गाँवों के बारे में पढ़ा, क्या वहाँ भी धातु का उपयोग होता था? क्या अभी पत्थर के बाँट बनाए जाते थे? तो चीज़ें धीरे धीरे चेंज हो रही ना। अब पत्थर के हथियार तो थे, क्या अभी पत्थर के बाँट बनाते थे? नहीं, बाँट नहीं बनाते थे ना। तो हम लोग देखते हैं आगे। संभवतः 7,000 साल पहले, तो कितने हज़ार साल पहले? तो ये आपकी वो आकृति हो गई ना। संभवतः 7,000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती की। तो हम लोगों ने देखा था पिछली क्लास में कि वो कपास की खेती के बारे में थोड़ा कह रहे थे। जब कपास के साच मिल रहे हैं, मतलब कपड़े मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो कपास तो होगा, कॉटन तो होगा। तो मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुएं चिपके हुए मिले थे। तो क्या क्या मिला? मोहनजोदड़ो से आपके कपड़े के टुकड़े के अवशेष, चांदी के एक फूलदान ढक्कन, है ना, जो फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुएं चिपके हुए मिले थे। पकी मिट्टी तथा फेंस से बनी तकलियाँ। तो ये फेंस से बनी तकलियाँ मतलब सूद कताई का संकेत देती हैं। ओके, तो आप लोग फिर से एक बार पढ़ सकते हैं। ये लाइन खींचने से इससे थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। आई थिंक संभवतः 7,000 साल पहले मेहरगढ़ से कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे वस्तुओं से चिपके हुए मिले। पकी ईंटें तथा फेंस से बनी तकलियाँ सूत कताई का संकेत देती थी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं क्या, 6 नंबर पेज नंबर पे, इसको बड़ा कर लेते हैं। इसमें लिखा है कि आपका इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। तो जो वस्तुओं का निर्माण तथा विशेष उसे कहते हैं जो किसी खास चीज़ को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण देता है। बोलते हैं ना, एक विशेषज्ञों ने, कुछ विशेषज्ञ, और विशेष मतलब विशेषों का समूह, तो विशेषज्ञ हो जाएगा ना। तो विशेष हम उसे कहते हैं जो एक्सपर्ट हो किसी चीज़ में बनाने के लिए। जैसे पत्थर तराशना, तो हर किसी के बस की तो बात है नहीं तराशना। तो मन के चमकाना, या फिर मोहरों पर जो पच्चीकारी करना। पच्चीकारी करने का मतलब होता है कि आकृतियाँ बनाना।
तो प्रश्न नंबर 26 में सारी चीज़ें दी गई थी। मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया था, तो देखा आपने मूर्ति में, उसमें दिख रहे हैं कि उनकी ड्रेसिंग कैसी थी, है ना। और उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह दर्शाई गई थी, तो देख रहे हैं ना, इतनी अच्छी तो दाढ़ी अभी के जो नाई लोग हैं ना वो डिजाइन नहीं कर पाए। यह किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार का ही काम हो सकता है, सिंपल सा। तो मतलब कहीं ना कहीं वो प्रशिक्षण तो रहा, विशेषज्ञ रहा होगा और इतने अच्छे से मूर्ति को तराशा है। अभी भी कोई प्रेजेंट में कोई मूर्ति, अभी जैसे आपकी भगवान राम की मूर्ति तराशी गई थी, तो कहीं ना कहीं वो एक उसमें बहुत आर्टिसियन होते, वो ऐसे नहीं रहते किसी बना। हर व्यक्ति विशेष नहीं हो सकता। हमें यह पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं थी। शायद कुछ महिलाएं हों, कुछ पुरुष भी हो सकते हैं। हम ऐसा नहीं कह सकते कि पुरुष ही स्पेशलिस्ट थे इसमें या महिलाएं थी, नहीं, दोनों हो सकते हैं। एक वर्ड आया था आपका फेंस, तो फेंस को हम देखते हैं क्या होता है। पत्थर और शंख आकृतिक तौर पर पाए जाते थे, पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते थे, लेकिन फेंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर, क्या क्या, बालू या स्फटिक पत्थर के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी और इस चिकनी परत के रंग प्रायः नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे। फैन से मनके या चूड़ियाँ वाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। देखा होगा आपने, जो ब्लू कलर के थोड़े से जो मन के टाइप के आते हैं वही फैंस हैं, उनको प्रो के हाथों में लोग पहनते हैं, गले में पहनते, वही थे। तो इस किससे बनाए गए, जो उसको आपके पत्थरों के चूर्ण से और उसमें गोंद को मिलाकर बनाए जाते थे। कच्चे माल की खोज किसने की थी? कच्चे माल की खोज में क्या क्या था? कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं। सिंपल, जितनी भी चीज़ें किसानों के द्वारा उत्पादित की जाती हैं वो सब कच्चे माल कहलाती हैं। इनसे फिर कई तरह की जो चीज़ें बनाई जाती हैं एक मिनट सॉरी, जैसे लकड़ी या धातु के ऐसे प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल ही हैं। इनसे फिर कई तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं, जिससे बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। ओके, तो हड़प्पा में लोगों को कई चीज़ें वहीं मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थों को वे दूर दूर से आयात करते थे। बहुत सारी चीज़ें थी जो लोकल में ही उनको अवेलेबल हो जाती, बट बहुत सारे ऐसे जो चीज़ें उपकरण थे, तांबा, लोहा, सोना, चांदी, बहुमूल्य जितने भी पत्थर थे, इनको वो बाहर से मंगाते थे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। थोड़े से और 11, एक चैप्टर में 10-11 पेज रहते हैं, आराम से आप करिए। मैं तो सोच रहा हूँ 2-2 चैप्टर करा दूँ, है ना, क्योंकि जल्दी खत्म भी करना। चलिए देखते हैं आगे क्या। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। ये क्वेश्चन 100% अभी आपको इसकी एक्सरसाइज भी देखेंगे, उसमें भी पूछा गया कि तांबे का आयात कहाँ से होता था, संभवतः तो वो राजस्थान से करते थे। और यहाँ तक कि पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया, ये भी ध्यान देना, पश्चिम एशियाई देश है आपका ओमान, वहाँ से भी इसको मंगाया जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली जो धातु टिन, तो कांसा बनाने के लिए ध्यान रखना किसको मिलाया जाता है, तो तांबे के साथ में यहाँ पे मिलाई जाने वाली धातु टिन थी। टिन का आयात जो था आधुनिक ईरान से, तो टिन का आयात कहाँ से होता था? ईरान से। अभी क्वेश्चन कराएंगे उसमें ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयतन आधुनिक कर्नाटक, तो कर्नाटक वो KGF आप मूवी देखे होंगे ना, है ना, तो वो सोने की सबसे बड़ी खान आज की डेट में, प्रेजेंट में सबसे बड़ी खान वो भारत की बात करेंगे तो आपकी कर्नाटक में ये बहुत बड़ी खान है और बहुत गहरी है, विश्व की सबसे गहरी खान है आपकी कर्नाटक की। और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात से, जो पत्थर थे आपके संगमरमर या कोई भी हो, तो क्वार्टराइट जो पत्थर, ये सब कहाँ से? गुजरात, ईरान, अफगानिस्तान सबसे आते हैं। देखो पहले सब एक ही था, अखंड भारत था, उसी के बाद ये आपके जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान जैसी चीज़ें निकली, म्यांमार जैसी, बट अभी तो हम उसको इंडिया उसी में काउंट करेंगे ना, इतिहास पढ़ेंगे तो भारत उपमहाद्वीप में उसको रीड करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है। थोड़ा सा इसको देख लेते हैं साइड में क्या लिखा है। चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाता था, तो इन चित्रों को देखें, एक खिलौना है और दूसरी तरफ दूसरी एक मोहर है। तो इसमें लिखा है कि क्या तुम बता सकते हो कि हड़प्पा के लोग यातायात के लिए किन साधनों का प्रयोग करते थे? पिछले अध्याय में क्या तुमको पहिए वाले वाहनों की जानकारी दी गई थी? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये एक आकृति बनी है, तो कुछ में खिलौने कुछ दिख रहे हैं पत्थर टाइप का कुछ। नगरों में रहने वालों के लिए भोजन की व्यवस्था कैसे होती थी, क्या था इसमें? तो लोग नगरों के अलावा गांव में भी रहते थे, अभी भी रहते होंगे। वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे ये शहरों में रहने वाले शासकों और लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। तो क्या लिखा है कि
ये गांव में रहते थे, अनाज उगाते थे, जानवर पालते थे, और किसान और चरवाहे जितने ही थे ये शहरों में रहने वाले शासकों और लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। सामान मतलब जो भी सामान है खाने का वो बेचते थे। अभी भी दूध दूध आता है जो शहरों में, क्या गांव से ही आ रहा है, डेयरियाँ खुल गई, वहाँ से कलेक्शन होकर शहरों में डिस्ट्रीब्यूट होता है। पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूँ तो ये बार बार से बढ़ाते हैं आपके, ये ध्यान देना है। गेहूँ हो गया, जो हो गया, दाल, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे, इस सब को उगाते थे। ज़मीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग करते थे, तो ये अब देखो हल का प्रयोग आ गया। एक नई बात थी कि हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए थे, है ना, क्योंकि पुराने थे, क्योंकि ये प्रायः लकड़ी से बनाए जाते थे। लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले थे हमें, मिट्टी के खिलौने के, उससे पता चलता है हल का यूज होता है। इस क्षेत्र में बारिश कम होती थी, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा, है ना, पानी को इकट्ठा करके फिर उसी का यूज करते होंगे। ज़रूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई की जाती होगी, पहले गड्ढे में इकट्ठा कर लेंगे। तो देखो यहाँ पे एक लाइन लिखी कि नीचे के बच्चों का खिलौना हल, आज हल चलाने वाले ज़्यादातर किसान पुरुष ही होते हैं। हमें ज्ञात नहीं कि क्या हड़प्पा में भी यही प्रथा थी। देखो कह नहीं सकते आप, एक वो प्रथा चली आती है उसी को फॉलो करते हैं कि पुरुष ही करते, हो सकता है महिलाएं करती हूँ, आज भी महिलाएं कर सकती, लेकिन क्या है कि वो अच्छे कर रहे हैं कि पुरुष ही करते हैं, महिलाएं खाना बनाए, कोई दिक्कत नहीं, काम उनका भी है, इनका भी काम तो बटा है काम। अगर दोनों लोग एक ही काम करेंगे, एक एक काम नहीं बांटेंगे तो फिर दिक्कत भी है। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़, बकरियां और पालते थे। तो ये देखो क्लियर हो गया क्या क्या पाल रहे थे हड़प्पा के लोग। आपके यहाँ पे गाय पाली इन्होंने, भैंस है, भेड़ बकरियां, ये सब। बस्तु के आसपास तालाब और चारागाह होते थे, लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया था। अभी भी आप लोग देखेंगे जो पछुइया टाइप के लोग होते हैं वो अभी घूमते रहते हैं ना। राजस्थान से जब पानी यानी इस टाइम नहीं रहता है गर्मियों में, तो वो अपने जानवरों को लेकर वहाँ फसल भी नहीं रहती, फिर दूसरी जगह चराते हैं। तो चारों को पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाता था और बेर जैसे फलों के इकट्ठा करते थे। बेर, है ना, अभी भी अब गांव में आप देखेंगे तो बेर आते हैं, हर जगह ही आते हैं शहर में, तो वो बेर जैसे फलों को इकट्ठा भी करते थे। मछलियाँ पकड़ते थे, नहीं गांव में अभी भी आप देखेंगे तो बेरों को लोग इकट्ठा करते हैं, फिर सुखा के उसको फिर बाद में बॉयल करेंगे, फिर खाएंगे, मज़ा ही अलग है गुड़ डाल के। और हिरण जैसे जानवरों को शिकार भी करते थे। तो किसका, जो हिरण है था, इनका शिकार भी कर रहे थे। तो हम लोग देखिए स्लाइड बड़ी छोटी छोटी हैं, कुछ ज़्यादा पेज नहीं है इसमें, बड़े आराम से होते जा रहे हैं। और हम लोग देखो 8 पेज नंबर पर पहुँच रहे हैं, क्या दिक्कत है, कुछ नहीं। हाँ अगर आपके पास है अच्छी बात, पढ़ सकते, लेकिन इसको देखो ऐसे पढ़ के ख़त्म भी नहीं करना है, इसको इंटरेस्ट बना के पढ़ना है, क्या चीज़ें क्या नहीं, लिंक करके करना है, प्रेजेंट से लिंक करके, और बड़ा आनंद भी आता है इसको पढ़ने में। ठीक है, चलिए। गुजरात में हड़प्पाकालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण करना था, क्या था गुजरात में, देखते हैं इसको। तो कच्छ के इलाके में कच्छ के इलाके में जो हम ऐसे बनाते थे मैप, उसमें जो लास्ट का पार्ट था, कच्छ के इलाके में खदिर बेत के किनारे धौलावीरा नगर बसा था। किसके किनारे, तो अंडरलाइन कर लेते हैं, खदिर बेत के किनारे आपका धौलावीरा नगर बसा था। वहाँ साफ पानी मिलता था और ज़मीन उपजाऊ थी। जहाँ हड़प्पा सप्ताह के कई नगर 2 भागों में विभक्त थे, वही धौलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया। देखो हड़प्पा सप्ताह क्या था, ये कई भागों में, हड़प्पा सप्ताह के कई नगर 2 भागों में विभक्त थे, ठीक है, और धौलावीरा को 3 भागों में। ये छोटे छोटे पॉइंट है, इन्हीं को बारीकी से ध्यान देना। यूपीएससी ऐसे ही पूछ रहा है बड़ा बारीकी से, अगर आप थोड़ा भी पूछते हैं कि पूछ दे कि हड़प्पा के सप्ताह कितने नगरों में बटे थे और धौलावीरा कितने, तो हड़प्पा 2 और धौलावीरा बड़ा सा नाम है तो 3 भागों में बांट दीजिए। हड़प्पा को केवल 2 में बांटिए, पा अलग कर दो, हड़ अलग कर दो, 2 भागों में ना। तो इसके हर, वो याद करने के लिए ऐसा नहीं कि इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे और इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहां सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। देख रहे हो, खुला मैदान आज की डेट में भी, अब तो गांव में देखोगे, शहरों में खुले मैदान बचे ही नहीं, लोग कब्जा ले रहे हैं। तो अभी भी सार्वजनिक सबके लिए काम के लिए सार्वजनिक काम का जो कार्यक्रम वहाँ पे आयोजित किए जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में गूंदा गया था। तो जो भी लिपि थी वहाँ पत्थरों पर लिखा गया था। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था और एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मोहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते हैं। मोस्टली हड़प्पा के लेख कैसे मोहर थी ना, उन्हीं वस्तुओं पर, छोटी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते हैं। तो गुजरात की खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी है। तो गुजरात की खंभात खाड़ी, अब देखो गुजरात का मैप सीधा ऐसे समझिए ना, ये मैप बन गया तो ये आपकी खंभात की खाड़ी। तो उसी से यहाँ से एक साबरमती नदी, एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर।
तो गुजरात की खंबात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती, तो यहाँ पे आगे साबरमती से में चली जाती है। इसी के किनारे आपका लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहाँ कीमती पत्थर जैसा कि कच्चा माल आसानी से मिल जाता था, और यह पत्थरों, शंकों, धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। तो इस भंडार गृह से कई मोहरें और मुद्राकन या मोहरबंदी गीली मिट्टी पर जो दबाने से बनी उनकी छाप थी। मतलब गीली मिट्टी पे अगर कोई आप चीज़ों को दबा दोगे, है ना, कुछ नहीं है मिट्टी मत लाइए, अब आटे में ही कुछ आकृति दबा देते हैं तो उसमें छाप आ जाती है उसी को। तो इस साइड में जो लाइन लिखी है इनको देखते हैं कि लोथल का बंदरगाह, यहाँ बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा। वो इनका आइडिया है कि लोथल का जो बंदरगाह, यहाँ बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा, जहाँ समुद्र के रास्ते आने वाली नावें रुकती होंगी, होगा डॉकयार्ड हो सकता है, यहाँ पर माल चढ़ाया उतारा जाता होगा, हाँ कुछ भी हो सकता है। देखिए ये पीसीएस का क्वेश्चन है, यूपी पीसीएस में 2021 में पूछा था कि डॉकयार्ड के बारे में, लोथल का डॉकयार्ड, तो ये सबसे बड़ा था, एक तालाब के नुमा था, तो इग्नोर मत करिएगा, आप देख लेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे पता चल जाएगा, 21 या 20 में लगभग पूछा गया था। तो नेक्स्ट है, हम लोग पहुंच गए हैं पेज नंबर 9 पे। इसके बाद एक दो पेज और हैं। यहाँ पर एक इमारत मिली और जहाँ संभवतः मनके बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े, अधबने मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ मिले। तो कैसे क्या क्या चीज़ें मिली, फिर से एक बार देखते हैं। एक इमारत मिली, संभवतः मनके बनाने का काम होता होगा। एक आइडिया लगा रहा है कि कारखाना था यहाँ मनके बनाने का, और वहाँ से पत्थर के टुकड़े मिले, इस वजह से तो आइडिया में लगा कहीं कोई फैक्ट्री होती ना, उसकी चीज़ें वहाँ पे जो काम होता है वो टूटी फूटी डली रहती है। तो अधबने मनके मिले थे, मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ मिले थे कुछ, तो उससे ये लोग आइडिया लगाए थे। तो मुद्रा, मुद्रा मोहर और मुद्राकन या मोहरबंदी के बारे में देखना है। तो मोहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा जिन्हें एक जगह से दूसरे, अभी भी सील लग के आती ना, मतलब सील मतलब कि फ्लिपकार्ट से आपने कुछ मंगाया तो उस पर उसका टैग लगा रहता है। यही था कि मोहर का यूज का, एक जगह से दूसरी जगह हम भेज रहे हैं तो थैले को बंद करने के बाद उन्हें उनके मुहाने पर गीली मिट्टी पोत कर उन पर मोहर लगाई जाती थी। गीली मिट्टी लगा दी, उसमें अपनी आकृति छाप दी, जो भी मोहर थी। मोहर की छाप को मोहरबंदी कहते हैं। यही आपकी मोहरबंदी हो गई। अगर यह छाप टूटी हुई नहीं होती है तो यह साबित हो जाता है कि सामान के साथ छेड़खानी नहीं की गई। अभी भी हम लोग जो भी ऑनलाइन चीज़ें मंगाते हैं, पैकेट बंद है तो समझ लेते हैं छेड़छाड़ी नहीं की गई, पैकेट खुला है तो शिकायत कर देते हैं। अब तो रिटर्न का पॉलिसी का है, पहले ऐसा नहीं था। तो हाँ रिटर्न पॉलिसी है, बट वो कार्रवाई तो होगी उसके ऊपर, कैसे ये खुला, ऐसे पहले भी था। तो कहीं ना कहीं चीज़ें देखो पुरानी वही है। तो इस टाइप की आपकी मोहर थी, देखो ये मिट्टी है, उसी पे ये आकृति बनी, मतलब कहीं ना कहीं उसको वो दिखा रहे थे। तो सप्ताह के अंत का रहस्य क्या था, तो कैसे ये अंत हुई थी सप्ताह, ये भी देख लेते। तो लगभग 3900 साल पहले, छोटे मोटे सालों पहले नहीं, बहुत लंबे साल पहले। तो लगभग, अभी ये हटा नहीं, तो लगभग आपका 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया, लेखन, मोहर और बाटों को प्रयोग बंद हो गया, दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे, जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर ही झुग्गीनुमा घर बनाए जाने लगे। क्या कारण था, सोचते हैं यह सब क्यों हुआ, तो पता करना है। कुछ पता नहीं, कुछ दिनों विद्वानों का कहना है कि नदियों सूख गई होंगी, हो सकता है यहाँ सूखा पड़ा होगा। अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया होगा, क्योंकि ये तो आर्किटेक्ट के रूप में थे, इधर उधर जा रहे थे लेकिन फिर स्टेबल हो गए थे। तो इसका कारण ये हो सकता है कि ईंटें जो पकाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे, क्योंकि चारागाह मवेशियों के लिए भी इनको देखना है, तो इधर से उधर जा भी सकते हैं। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई होगी, ये भी सोचा गया। देखो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग इस पे मत दिए थे, लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं होता कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया होगा। हाँ ये भी बात सही भाई, बाढ़ भी अभी भी आती है तो सब एकदम से नष्ट तो हो जाते हैं, सूखा भी पड़ता है, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ इलाकों में हुआ होगा। ओके, ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया होगा, किंगडम खत्म हो गया हो। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है कि आधुनिक जो पाकिस्तान है आपका, कि आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियों उजड़ गईं।
तो जो सिंध था पाकिस्तान का, जो आपका और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए थे। तो छोटी छोटी बस्तियों में बस गए होंगे, हो सकता है। इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। इनका आइडिया है कि 3900 साल मतलब 4000 साल पहले सारी चीज़ें खत्म हो गई। फिर आज से हम 1400 साल पहले जाएंगे, मतलब वो ख़त्म होने के बाद 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। इनके बारे में तुम अध्याय 5 और 8 में पढ़ोगे, उन्होंने बता दिया। तो 5-8 हम ही पढ़ाएंगे, तो आपको हम विस्तार से चीज़ों को बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या आपके जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे हैं, क्या क्या पूछा गया। चलिए देखते हैं। लिखा है, पुरातत्व विदों को कैसे ज्ञात हुआ कि हड़प्पा सप्ताह के दौरान कपड़े का उपयोग होता था। तो ये बताना आपको भाई लिख के बता सकते हैं हड़प्पा जो, क्योंकि वहाँ हड़प्पा के नगरों की जो निम्नलिखित क्या क्या जो भी विशेषताएं थी। अब विशेषताएं क्या थी, जो भी हो सकती, क्योंकि कपास के साक्ष्य मिले थे। तो ना कपास का कॉटन धागा मिला था ना, और एक इसी टाइप की चीज़ें मिली जिससे उनको आइडिया लगा, ठीक है। और नेक्स्ट आपका लिखा है कि तांबा कहाँ से आता था। तो बताइए, अभी जस्ट हमने बताया ना, तांबा के लिए आपका क्या था, राजस्थान था। फिर सोना कहाँ से आता था, तो ये कर्नाटक था। मैच कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। सोना आपका कर्नाटक हो जाएगा, तांबा आपका राजस्थान हो जाएगा, और बहुमूल्य पत्थर आपके गुजरात से थे, और टिन का अफगानिस्तान से हो। सारे मैच हो गए, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से कर सकते हैं। उपयोगी शब्द दिए गए थे, नगर का यूज हुआ है, नगर दुर्ग था, लिपिक था, मोहर और शिल्पकार है ना, धातु थी, विशेषक, कच्चा माल, हल, सिंचाई, ढेर सारी चीज़ें आई। एक और क्वेश्चन नीचे लिखा है कि हड़प्पा के लोगों के लिए धातुएं, लेखन और पहिया और हल क्यों महत्वपूर्ण थे। धातुएं, हड़प्पा के लोगों के लिए धातुएं किस लिए, क्योंकि ये धातुओं को क्या करने लगे थे, उसके कुछ हथियार भी बनाते थे, उपकरण बनाते सकते, ऐसे कह सकते, और उनके और वो मतलब पहनने वाले जो होते हैं, तो आभूषण भी बनाने लगे थे, है ना। लेखन से उनके साक्ष्य जो मोहर थी वो उस पर आया। पहिया और हल को क्यों महत्वपूर्ण दिया, भाई हल से खेती करने के लिए उपयोग हुआ, पहिया से वो इधर से उधर जाने के लिए उनके लिए थोड़ी सुविधा हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है 4-5, इस अध्याय में पक्की ईंटें, टेराकोटा से बने सभी खिलौने की सूची बनाओ। इनमें से कौन से खिलौनों ने बच्चों को ज़्यादा पसंद आए थे। मिट्टी के खिलौने बच्चों को पसंद आए थे, याद होगा ना। हड़प्पा के लोगों की भोजन सामग्री की सूची बनाओ, आज इनमें से तुम क्या क्या खाते हो देखना है। तो हड़प्पा के लोग क्या क्या आया था, पहले तो आपको अनाज था, जौ था, दाल थी, तो ऐसी सारी चीज़ें थी। तो आज की डेट से और मैच कर सकते हो, क्या आज की डेट में हम लोग खाते हैं, भाई खाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यही सारी चीज़ें, अलग से थोड़ी खाएंगे। चलिए एक और स्लाइड है, इसमें देख लेते हैं क्या चीज़ें दी गई। देखो एक एक अक्षर, हम तो कह रहे हैं एनसीईआरटी भैया एक एक पढ़िए, कोई ज़रूरत नहीं जल्दबाजी। अगर आप यही लो, जिसको भी यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है वो क्या करेगा, अभी जाएगा कहीं भी कोचिंग मिलेगा तो एनसीईआरटी वो साथ में पढ़ाते हैं। देखो मॉडर्न नोट्स अपने वो देंगे, लेकिन होमवर्क यही देंगे कि आप एनसीईआरटी का ये चैप्टर पढ़ के आना, तो वो पढ़ लीजिए आराम से, कुछ नहीं, फ्री बिल्कुल, जब तक चलेगा सब पढ़ा देंगे, है ना। तो क्या होता है कि यही सारी चीज़ें, और पिछली बार का यूपीएससी का पेपर देखेंगे ना, तो किसी भी कोचिंग के नोट्स फॉलो कुछ नहीं कर उससे आया था, सारा एनसीईआरटी 6 क्लास 7 क्लास 8 क्लास ऐसे एक एक क्वेश्चन उठाए थे। अब 6 से लेकर 12 तक देख लीजिए कितनी एनसीईआरटी, एक एक क्वेश्चन उठाएंगे, 25-30 क्वेश्चन यहीं से हो गए, और क्या चाहिए। तो कुछ महत्वपूर्ण तिथियां दी गई इसमें, पहले हम देख लेते हैं। मेहरगढ़ में कपास की खेती लगभग 7000 साल पहले हुई थी। नगरों का आरंभ लगभग 4700 साल पहले हुआ था, और हड़प्पा के नगरों के अंत की शुरुआत लगभग 3900 साल पहले हुई थी। अन्य नगरों का विकास लगभग 2500 साल पहले हुआ था। और इसमें 1-2 क्वेश्चन और थे। हड़प्पा के किसानों और पशुपालकों का जीवन क्या उन किसानों से भिन्न था जिसके बारे में तुमने पिछले अध्याय में तुलना की थी। हाँ भिन्न था, थोड़ा सा भिन्न था। ये लोग जानवर, गाय, भैंस, बकरी, भेड़ को पालने लगे थे। तो आप ये बता सकते हैं, ठीक है। अपने शहर या गांव के 3 महत्वपूर्ण इमारतों का ब्यौरा दो। क्या वे बस्ती के महत्वपूर्ण इलाके में बनी थी। इन इमारतों का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो आप गांव और शहर की जो 3 महत्वपूर्ण इमारतें हैं उनको बता सकते हैं, कोई भी पुरानी टाइप की इमारतों का नाम लेके। तुम्हारे इलाकों में क्या कोई पुरानी इमारत है, यह पता करो कि वह कितनी पुरानी है और उनकी देखभाल कैसे करता है। जैसे कि किसी के गाँव में कोई राजा थे तो खंडर बना, महल पड़ा है ना, कोई बहुत ऊँचा सा क्या होता है वो घड़ी टाइप की मिट्टी की बनी है ना, कुछ उससे मिट्टी में वो कुछ मिल रहा है, या कहीं किला है तो हम देख सकते हैं उसको, इसको कंपेयर कर सकते हैं, लिख सकते हैं पुराने। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ें पसंद आ रही होंगी। देखो मैं कोशिश पूरी कर रहा हूँ, एक बहुत अच्छी तरीके से एनसीईआरटी आप लोगों को समझा रहा हूँ, कुछ चीज़ें मिस नहीं कर रहा हूँ। सर जितना भी है देखो मैं तो पढ़ा रखा हूँ एक बार, तो इसको फिर से
पढ़ा रहा हूँ, हमारा भी रिवीजन हो रहा है और आप लोगों का मिल जाएगा कुछ ना कुछ इससे। तो आप एनसीईआरटी को देखें, फॉलो करें, हमारे चैनल को रैंकर मेकर्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ढेर सारा अपना प्यार बनाने के। कोई भी कमी रहेगी आप सजेशन कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, उसको पूरा किया जाएगा। स्लाइड से रिलेटेड हो या किसी से भी कुछ भी हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।